इसराइल और ईरान के दरमियान जंग का चौथा रोज़ है और दोनों ही ममालिक ने एक दूसरे के खिलाफ जो है रात भर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले जो हैं वो जारी रखे। पीर की सुबह होने वाले ईरानी हमले में जहां इसराइल में ऑयल रिफाइनरी निशाना बनी, वहीं देखते हैं कि जी उसका जो बिजली का निज़ाम है उसको भी जो है पार्शली नुकसान पहुंचा। गौरतलब बात यह है कि जी इसराइल के कई तहों वाली दिफाई निज़ाम के बावजूद ईरानी मिसाइल जो है वो 30 मुकामात कहते हैं ना मुकामात के ऊपर जो है वो निशाना बनाने में अपने हदफ को कामयाब हुए। लेकिन अगर आदाद शुमार की रोशनी में कहते हैं ना ब्रॉडर सेंस में अगर देखा जाए तो 90% से ज़्यादा जो ईरानी मिसाइल थे वो हदफ तक पहुँचने में नाकाम रहे। दूसरी जानिब जो है इसराइली हमलों में जहाँ ईरान के साथ न्यूक्लियर और फौजी तनसीबात को जो है वो निशाना बनी, वहीं उसके जो आला फौजी क़यादत बशमूल सीक्रेट सर्विस के जो कलीदी अफराद थे और न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो थे वो भी इन हमलों में काम आए। लेकिन नुकसानात के बावजूद जो है ईरान ने इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में खुद को दोबारा मुनज़्ज़म करते हुए जवाबी हमला करके दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन ये सवाल बदस्तूर है कि वो कितनी मुद्दत तक इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखने में कामयाब होता है, यानी कि इसके पास मौजूदा मिसाइल और ड्रोन्स के स्टॉक कितने अरसे जो है मजीद चल सकता है, क्योंकि इसराइल के बरखिलाफ ईरान के पास दूसरे ममालिक से असलहा मंगवाने के ज़्यादा मौके मुयसर नहीं, और अगर हैं भी तो इंतहाई महदूद हैं। वैसे पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने इसराइल की ईरान के खिलाफ जाहिरियत की मजम्मत की है, लेकिन इसके बावजूद इसराइल के मुकाबले में ईरान का जो सिफारती महाज पर जो है वो आपको ज़्यादा तनहा नज़र आ रहा है। इसी तरह ये सवाल भी बड़ा अहम है कि क्या इस जंग का दायरा कार जो है वो फैल सकता है, और पाकिस्तान के तनाजुर में ये सवाल भी उतना ही अहम है कि वो कैसे खित्ते में होने वाली लड़ाई की आग से आँच से खुद को महफूज रखे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की माहिर और साबिक़ सफ़ीर मोहतरमा मलिहा लोधी साहिबा। मलिहा साहिबा, ये जो ईरान है वो जवाबी हमले तो कर रहा है, लेकिन इसकी सिफारती तन्हाई को अगर हम देखें तो आपको लगता है कि तवील मुद्दत तक जो है वो इस तरह से कोई मुज़ाहमत जारी रख सकेगा? मानते कि जी इसका जो मिसाइल प्रोग्राम है मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन जितना कहते हैं कि जी डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड ईरान नज़र आ रहा है, इसराइल की वो सूरत हाल नहीं है। जी मेरा तो नहीं ख्याल कि ईरान डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है। ये ज़रूर है कि वो अकेला लड़ रहा है और बड़ी जुर्रत से लड़ रहा है। इट्स गिविंग व्हाटएवर इट कैन टू डिफेंड इटसेल्फ, लेकिन कैसे आप कह सकते हैं कि वो सिफारती तौर पे तनहा है? रूस, चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, कतर, यूएई सब ने मजम्मत की है इजराइल के हमले की जो उन्होंने ईरान पे किया। और फिर आपने देखा कि IAEA में रूस और चीन ने मिल के एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू की ईरान की यानी कि सपोर्ट में। तो मैं तो नहीं समझती कि वो तन्हा है। इसको मैं ज़रा सा रीफ्रेज कर लेता हूँ अपने सवाल को, कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इसराइल की जो तहाज़ी हैं उसके फ़ाल तरीके से दे आर कहते हैं एक्टिव सपोर्टर्स हैं, उसको मतलब है उसके लिए बहुत आगे तक वो जा सकते हैं। मैं अगर US लेड मगरबी ब्लॉक की अगर हम बात करें, गो के भी ज़ाहिर है कि बरह रास्त पार्टिसिपेशन नहीं है उनकी, लेकिन वैसे बहुत सपोर्ट है। ईरान उसके मुकाबले में उसके तो इस तरह की कोई इत्तेहादी नहीं है कि जो उसके लिए मतलब है कि असलाह भी सप्लाई कर सकें, आने वाले दिनों में साथ खड़े हो सकें उसके। तो ये इक्वेशन तो फिर बहुत ज़्यादा लॉपसाइडेड हो जाती है ना इसराइल के फेवर में। जनाब देखिए, तन्हा होना एक चीज़ है और ये कहना कि अमेरिका जो है वो एज अ सुपर पावर इसराइल के साथ खड़ा है, ये तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनको कंफ्यूज मत कीजिए। ईरान के पास हिमायत ज़रूर है, हाँ, उनको जो माजी में असला मिला है रूस से, वो कुछ एयर डिफेंस सिस्टम जो था उनका या है, जाहिर है वो इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन इसराइल तो ओवरवेलमिंग फोर्स इस्तेमाल कर रहा है। तो आई थिंक one should not get confused in this situation. We know who the aggressor is and we know who the aggressed country is. So let's be clear. हर चीज सिर्फ ताकत नहीं, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। ताकत पे हर चीज, अगर ताकत पे ही हर चीज आपने मबनी करनी तो फिर तो ये बहस बिल्कुल बेकार है। फिर तो आप कह लीजिए कि जी इजराइल के साथ अमेरिका है और ईरान के साथ अमेरिका नहीं है, वो तो उसके खिलाफ है, तो बात खत्म हो गई। तो बात नहीं खत्म हुई, इस तरह से नहीं होता है। नहीं, आपने बड़ा मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, मगर एक रोग स्टेट है, एक क्रिमिनल स्टेट है इजराइल, जो उस पे बमबारी कर रहा है, सिविलियन ठिकानों को निशाना बना रहा है। तो वी मस्ट बी क्लियर, देखें, वी मस्ट बी मॉरली क्लियर कि ये सूरत हाल है क्या।
अच्छा, बिल्कुल आपने कहते हैं बड़ा अहम नुक्ता उठाया आपने, बिल्कुल जहादियत की बात सही की, कहते हैं ना कि मॉरली क्लियर होने की भी बात सही है। लेकिन अब अलमिया ये है मलिया साहबा, आप मुझे गाइड करें कि जो स्टेट क्राफ्ट है, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, उसमें मोरालिटी तो हमने देखा कि अमलन काउंट नहीं होती है, बल्कि हमने तो जो पढ़ा है कि जी ए मॉरल होता है, मतलब देयर इज़ नो मोरालिटी, देयर इज़ नो नथिंग इमोरल। असल चीज़ ए मॉरल होती है, स्टेट का इंटरेस्ट होता है। और हमने देखा है कि जी पीपल आर गेटिंग अवे विद मर्डर, एक बार नहीं हुआ, बार बार हमने देखा है तारीख में, इसी यूनाइटेड नेशंस में। तो मगर मैं जस्टिफाई नहीं कह रहा उस चीज़ को, मैं कह रहा हूँ जो अमलन हम अगर बात करें प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी चले, फिर इसका मतलब ये है कि हम मोरालिटी को और लॉ को और कानून को एक तरफ फेंक देते हैं। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हो गया है ना ऐसा। अगर एक मुल्क इंटरनेशनल लॉ की दियां उड़ाता है तो हम क्या करें? हम ये कह दें कि जी इंटरनेशनल लॉ इरेलीवेंट है? नहीं। हम ये कह दें कि असूल नहीं होने चाहिए खारजा पॉलिसी में? नहीं। हम सिर्फ उसको कॉपी करें, हम उस मुल्क को जो कि क्रिमिनल एक्शंस कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है। 5 मुल्कों पे हमला किया है इजराइल ने, 5 मुल्कों पे, तो उसको हम जस्टिफाई करें? मुझे समझ नहीं आ रही कि आपका सवाल आप कहाँ लेके जाना चाहते हैं। मैं ना जस्टिफाई कर रहा हूँ ना मैं उसको, वो मेरा एक सवाल ये था कि जी आपको नज़र आ रहा है कि जी मैदान जंग का नक्शा ये है, शतरंज की बिसात पे कौन सा मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है, तो वहाँ पर आपको लगता है कि जी ईरान जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसमें हमें ये भी नज़र आ रहा है कि जी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी या आप जिसको कानून कहती हैं, असूल कहती हैं, उसको वो अप्लाई नहीं हो रहे हैं। अगर होने होते तो गज़ा पे हो चुके होते। इससे पहले भी हमने बहुत बार देखा कि कई मरतबा जिसके पास ताकत होती है वो डिक्टेट करता है मैदान को और फिर अपनी जो गुफ्तगू की टेबल है उसको भी। तो मैं तो प्रैक्टिकली बात कर रहा था जी, इट्स नथिंग टू जस्टिफाई। और अगर ये सही है जो आप कह रहे हैं, फिर तो अमेरिका को अफगानिस्तान की जंग जीत लेनी चाहिए थी। फिर तो अमेरिका को वियतनाम में भी जीत लेना चाहिए था। फिर अमेरिका को इराक में भी जीत लेना चाहिए था। तो ये जो माइट इज राइट की आप इन्वोक कर रहे हैं, मैं इससे इख्तिलाफ करती हूँ। हाँ, अगर आपने इस जंग की सूरत हाल का तज्जिया करना है तो हाँ, उस पर हम बात कर सकते हैं। मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैंने कोई सवाल ऐसा नहीं है कि जस्टिफाई। ये तो आप नहीं कह सकते कि जी मोरालिटी का और इंटरनेशनल लॉ का कोई रोल ही नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, या और असूल डोंट मैटर। अब एक मुल्क जिसको वो अगर वो उसकी खिलाफ वर्जी करता है, इट डजंट मैटर फॉर इजराइल, दैट डजंट मीन इट डजंट मैटर फॉर द वर्ल्ड। देयर आर अदर कंट्रीज दैट आर स्टैंडिंग ऑन प्रिंसिपल, देयर आर अदर कंट्रीज दैट आर सेइंग कि ये गलत है जो हुआ है। आप सिक्योरिटी काउंसिल में भी देख लें, जिस किस्म की स्पीचेस हुई हैं, उसी से आप अंदाजा लगाते हैं कि कौन कहाँ खड़ा हुआ है। नहीं, आप दुरुस्त कह रही हैं। मैं कह रहा हूँ जो शुरू में ही आपने कह दिया कि ईरान तन्हा है। आपने तो कंक्लूजन पहले से ही ले ली, जो कि कंक्लूजन दुरुस्ती नहीं है। अब ये है कि काबिल बहस बात है ये, मतलब ठीक है, यू होल्ड योर व्यू। ईरान इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, दैट इज करेक्ट, एंड ऑफ कोर्स इट इज फेसिंग अ टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर, आप कह लीजिए, पावर व्हिच इज बीइंग बैक्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। बल्कि बैक तो नहीं है, इसमें अमेरिका तो पूरी तरह से मुलव्वस है। अमेरिका की ग्रीन लाइट के बगैर तो इजराइल ये हमला कर ही नहीं सकता था, और ना ही ये जंग जारी रख सकता है। तो अब इससे क्या नतीजा निकलता है, मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल है इस वक्त कहना, बिकॉज ईरान इज, जहाँ अमेरिका और इजराइल मिसकैलकुलेट कर रहे हैं, उनका ख्याल था कि ईरान बिल्कुल लेट जाएगा और ईरान से कोई जवाब नहीं होगी। 3 दिन से जवाबी कार्रवाई चल रही है ईरान की तरफ से। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जंग कितनी तवील होगी, और क्या इस जंग का जो खतरा है वो खित्ते में फैल सकती है, क्या वो होगा या नहीं, ये जवाब आई थिंक हमारे पास नहीं है। लेकिन these are very crucial questions for the future. क्रूशियल क्वेश्चंस, आपने बिल्कुल सही कहा। यही मेरा पहला सवाल भी आपसे वही था कि क्योंकि ज़ाहिर है कि इसके पास जो भी मिसाइल्स हैं ईरान के पास, उसका स्टॉक है, ड्रोन्स का एक स्टॉक है, तो रिप्लेनिश नहीं हो सकते। तो मेरा यही सवाल था कि आपके ख्याल में इन हालात में कितना मज़ाहमत को आगे लेके जा सकते हैं वो, और फिर आप उसमें ये भी ऐड करें कि जी मतलब ज़ाहिर है कि अरब ममालिक की तरजीहात जो हैं वो जंग को फैलने से रोकना है। कई जो हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं वो ज़ाहिर है कि आपको साफ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि वो जब इसराइल पे हमला होता है तो वो जो है ड्रोन को भी रोकते हैं, वो उनके उस मिसाइल को भी रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये सब कुछ तो हो रहा है। आप जॉर्डन की बात कर रहे हैं जिसने कि मदद की है इसराइल की। जनाब, हाँ, जॉर्डन की तो बहुत लंबी तारीख है और बिट्रेयल। हाँ। पहले तो उन्होंने फ़लस्तीनी कॉज को बिट्रे किया कितने सालों से,
तो ये तो कोई नई चीज तो नहीं है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है जो कि आपने पूछा कि ईरान हाउ लॉन्ग कैन इट सस्टेन इट। आई डोंट नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। अभी तक उनकी जो मिसाइल आर्सेनल है उसमें कैपेसिटी है, अब वो कितनी देर तक चलती है आई डोंट नो। आई हैव नो वे ऑफ नोइंग। दैट वुड रिक्वायर एक्सेस टू इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन व्हिच आई डू नॉट हैव। लेकिन जो पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है उससे तो लगता है कि अभी तक कोई 20% के करीब उन्होंने अपनी मिसाइल आर्सेनल इस्तेमाल की है, बाकी अभी है, बशर्ते इजराइल उनकी जो मिसाइल जहां पर वो मिसाइल रखते हैं, स्टोर करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय ना करें। सो यू नो दिस इज अ evolving situation, it is a fluid situation, but I think it would be very wrong to start with the premise that you write Iran off. You can't write Iran off. Iran still has the capacity to respond and it is responding. दुरुस्त। अच्छा, बात है जो पाकिस्तान का जो स्टैंड लिया कि पाकिस्तान ने मजम्मत की, जैसे कि आपने फरमाया, लेकिन साथ साथ जो है पाकिस्तान जो है वो कोई ज़ाहिर के एक्टिव सपोर्ट आज जो है हमारे नायब वज़ीर ख़ारिजा ने इसको क्लैरिफाई भी किया कि जनाब हम जो है मतलब है जो ख़बरें झूठी चल रही थी पाकिस्तान के हवाले से कि जी पाकिस्तान न्यूक्लियर उसमें मदद करेगा और फला जिनका बहुत सारी झूठी खबरें चली हैं। अगर आप फेक न्यूज़ को डिस्कस करना चाहते हैं तो उसमें तो मैं नहीं पढ़ूंगी, सॉरी। I discussed facts. I do not discuss fake news. नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, फेक न्यूज़ को आप डिस्कस नहीं करी, लेकिन अगर हाईएस्ट लेवल पे कहते हैं ना कि पार्लियामेंट में उसके ऊपर बात हुई हो तो यकीनन पाकिस्तान के लिए परेशानी की सबब तो है ना कि भाई फेक न्यूज़ पाकिस्तान के वाले से चलाई जा रही है। हर चीज़ में पाकिस्तान को डालने की कोशिश क्यों करते हैं? अगर किसी की तरफ से ये जानबूझ के किया गया फेक न्यूज़, तो क्या you'll walk into that trap or you'll ignore it? I think it's best to ignore it. There's a lot of cyber clarify, जैसे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया उसको क्लैरिफाई किया ना उन्होंने। एग्जैक्टली, क्लैरिफय हो गया ना, there's nothing more to be said about it. तो अच्छा ये बताइए पाकिस्तान के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है कि मतलब है इस कहते हैं इसके असरात से कैसे अपने आप को महफूज जंग हो रही है, उस पर कुछ इज़हार ख्याल कीजिए, कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए? देखिए, कोई भी जंग हमारे खित्ते में अगर हो रही है तो जाहिर है वो तो फिर हमारे खित्ते को डिस्टेबलाइज करती है, तो वो तो फिर जाहिर है हमारे मुफाद में नहीं है। इसलिए तो हमने बहुत क्लियर कट एक पोजीशन ली है, कंडेम किया है इजराइल की एग्रेशन को और कहा है कि वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद ईरान। तो ये तो एक असूली पोजीशन है, एक प्रिंसिपल पोजीशन है। सो दैट्स एज फार एज इट गोज एंड दैट्स द करेक्ट पोजीशन। बहुत बहुत शुक्रिया मलिया साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आप लोधी साहिबा की जो है गुफ्तगू सुन रहे थे और यकीनन मतलब है कि पाकिस्तान ने बड़ा एक प्रिंसिपल्ड स्टांस लिया है और ये होना भी यही चाहिए था। और रह गई बात जो हमने शुरू में भी बात की थी, मैंने इब्तदाई कलमात में भी कहा था कि लोग तो वो ये नहीं कह रहे थे कि ईरान जो है इतना ज़ोरदार तरीके से रिटेलिएट करेगा, लेकिन क्योंकि उनकी पूरी फ्रंट लाइन लीडरशिप जो थी मिलिट्री की वो जो है कहते हैं वलीन हमलों में काम आई थी। उसके बाद हमने ये देखा कि उनके इंटेलिजेंस के जो सरकर्दा लोग थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, वो जो थे हदफ बने। उसके बाद ईरान ने रीग्रुप अपने आप को अच्छा किया, फ़ौरन जो है दोबारा हमला भी किया, लेकिन वो सवाल अब भी वहीं पर है कि कितना सस्टेन कर सकेगा ईरान। ये ज़ाहिर है कि इस पर कुछ कहना भी क़ब्ल वक्त है। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात करेंगे। हमने फेडरल बजट की बात बहुत सारे प्रोग्राम्स में की है, कुछ सूबाई बजट का मामला उस पर बात करते हैं, लेकिन वक्फ़े के बाद। तो जनाब, वफाकी बजट जो है आजकल हर तरफ से तनकीद की जद में है, लेकिन हमारे सूबाई बजट्स की क्या सूरत हाल है? क्या इसमें किसी नई सोच की झलक है? क्या सूबे जो हैं अपने वसाइल का ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो ख़ुद अपने ज़राए आमदनी बढ़ा रहे हैं या इन्हिसार सिर्फ वफाक से मिलने वाले पैसों पर है? 18वीं तरमीम के बाद जो है सूबाई हुकूमतें वसाइल के मुनसिफाना तकसीम के लिए प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाने से गुरेज़ां क्यों हैं? सिंध के बजट की अगर बात करें तो शिकायत यह है कि जी इसमें कराची को बुरी तरह एक बार फिर जो है नज़रअंदाज किया गया है। वही कराची जो सिंध का ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाला शहर है। खैबर पख्तूनख्वा को शिकायत है कि जी 7 साल में उसे वफाक की जानिब से सिर्फ 138 अरब रुपए दिए गए, जबकि वादा जो था वो 700 अरब का था, यानी कि इस अहम सूबे को नज़रअंदाज कर दिया गया। पंजाब के पास वसाइल हैं माशाल्लाह, लेकिन पंजाब का किसान जो है वो सूबाई हुकूमत की पॉलिसियों से बड़ा नाला है। वहाँ शिकायत ये भी है कि हुकूमत की ज़्यादा तवज्जो जो है वो पंजाब के कहते हैं ना मरकज़ी पंजाब पर है और जनूबी पंजाब की जो है उसको तरक्की की दौड़ में पीछे रखा गया है। रह गया बलूचिस्तान
पाकिस्तान का सबसे पसमानदा सूबा, तो अभी उसके बजट का हमें इंतजार है। इस आम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब, मारूफ माहिर मईशत हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, कॉलम निगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना कीमती वक्त देने का। 3 सूबाई बजट हमारे सामने आ गए हैं। रिवायती बजट है या कुछ आपको लगता है कि उससे हटकर है कुछ मामला? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उनका जो ओवरवेलमिंग इन्हिसार है वो तो एनएफसी अवार्ड पर है। अब उसकी वजह से बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं कि वफाक के पास सिर्फ 2 अखराजात अदा करने के बाद, यानी कि डिफेंस और डेट सर्विसिंग तो बहुत बढ़ चुका है, उसके बाद तो कुछ बचता नहीं, तो सारा कुछ उधार लेना पड़ता है। उसके मुकाबले में सूबे जो हैं वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते कि उन्होंने पिछले साल पूरे चारों सूबों ने मिलकर जो जीडीपी का 0.74% सिर्फ टैक्स इकट्ठा किया है। और अगर आप उनकी ओवरऑल जो महसूलात हैं पूरे पाकिस्तान में, उनमें उसकी शरह देखें तो 7.2 है, और अगर टैक्सेस में देखें तो वो और भी कम है, 6.8 है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा है कि 18वीं तरमीम के बाद उनको बहुत से टैक्सेस जो थे मुंतकिल कर दिए गए थे ताकि वो अपने वसाइल पैदा करें और लोगों को सोशल सर्विसेज दें, जैसे हेल्थ, आपको पता है, एजुकेशन और सारे तकरीबन लेबर वेलफेयर सब जो थे सूबों को मिल गए थे। और आगे उन्होंने जो काम करना था वो उसका अंदराज आर्टिकल 140A में हुआ, ये भी 18वीं तरमीम में, जिसको 15 साल हो गए हैं, कि वो मुंतखब मकामी हुकूमतों को 3 तरह के अख्तियारात जो है वो डिवॉल्व करेंगे। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव थे, पॉलिटिकल थे और फाइनेंशियल भी थे, मगर उन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। जैसे आपने शुरू में फरमाया कि किसी किस्म के उन्होंने पब्लिक फाइनेंस कमीशन नहीं बनाए जो प्रोविंशियल होते हैं, और वो फिर देखते हैं कि कहाँ अनइवन डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ पैसों की जरूरत है, किस तरह से तकसीम किया जाए। और उन्होंने मकामी हुकूमतों को भी नहीं चलने दिया। जैसे कराची में अगर मकामी हुकूमत के पास अपने टैक्स लगाने का अख्तियार हो, जो यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा होता है, वही अगर दे दिया जाए कराची को, तो उससे कराची की हालत बहुत बेहतर हो सकती है। मोटर व्हीकल टैक्स दे दें। अच्छा, फिर ये जो आपने बड़ा अच्छी निशानदेही की, कोई भी सूबा जो है अपनी आमदनी बढ़ाने में नाकाम नजर आता है, उसके पास कई टैक्सेस हैं, जैसे कि आप फरमा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है उनके पास, मोटर व्हीकल टैक्स है, ज़रूरी टैक्स है। क्या वजह है कि यहाँ पे उनकी तरजीह नहीं है? क्योंकि आसानी से पैसा मिल रहा है, इस वजह से एक लैकलस्टर परफॉर्मेंस हो गई है। जी, एक तो वो जो उनके अपने वोट बैंक है वो उसको टैक्स लगाकर चाहते हैं कि हम क्यों उनको परेशान करें। जैसे आप देखिए कि सारी जगह पे IMF का मुतालबा भी है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को वाज़े तौर पे इकट्ठा किया जाए। जाहिर है कि वो बड़े बड़े लैंड ओनर आएंगे जो एब्सेंटी, जिन्हें हम गैर हाजिर कहते हैं, वो खुद तो काश्तकारी नहीं करते मगर अपनी ज़मीनों से, और ये तकरीबन ऐसे पाकिस्तान में ऊपर की 1% जो हमारे ताकतवर लोग हैं उनके पास 69% लैंड है अभी भी, जो कि लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। और वो सियासत में भी इसलिए आते हैं कि वो बहुत ताकतवर हैं और उनके पास जो है वो लैंडलेस टेलर्स उनके यहाँ काम करते हैं। अब पूरे सूबों ने मिलकर कभी भी 2 बिलियन से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा नहीं किया, जहाँ तक ये हमारा ज़राई मसला है। अब इसमें आप देखिए कि सबसे जो हैरत की बात है वो ये है कि पंजाब इस वक्त 120 मिलियन से ज़रा ज़्यादा की आबादी के लिहाज से अगर दुनिया में इसे मुल्क समझा जाए तो ये 12वां बड़ा मुल्क होगा दुनिया का। और मगर उनका जो टैक्स पिछले साल इकट्ठा हुआ वो सिर्फ 554 अरब था, जिसमें कि आप समझिए कि पर कैपिटा अगर निकालें तो बिल्कुल ही उसकी कोई सेंस नहीं बनती है। अब अगर वो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वहाँ पे तरक्की ज़्यादा हो, तो पाकिस्तान की मईशत को भी फ़ायदा पहुँचेगा, टैक्स भी बढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा रोज़गार का मसला भी हल होगा। आबादी के लिहाज से इस साल उनको 4 ट्रिलियन प्लस मिलना है, पिछले साल भी तकरीबन 4 ट्रिलियन मिला है। अब वो मंसूबे बनाए चले जाते हैं और वो भी आमतौर पर ऐसे होते हैं जिससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही होती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा होता, ह्यूमन रिसोर्स बेहतर नहीं हो रहा होता। तो एक बड़े सूबे को जो तकरीबन आप समझिए कि पाकिस्तान में आप NFC का तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पंजाब ही है, तो उसको तो कुछ बिल्कुल और कुछ करने की जरूरत महसूस नहीं होती। और कराची जो कि सिंध में होने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड हुई है, और वहाँ की आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर उनको उतनी एलोकेशन तो फंड्स की और टैक्सेस में से मिलनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी सीरियस ज़रूरत है कि इसके ऊपर बजाय कि हम हर वक्त
दुरुस्त कह रहे हैं आप। अच्छा मुझे बताइए कि ठीक है, मैं भी देख रहा था कि प्रोग्रेस रिपोर्ट पंजाब की माशाल्लाह 128 सफ़े की है, 126 सफ़े की है, बड़ी रंगारंग है, बड़ी मतलब 150 से ज़्यादा उस वज़ीर आला पंजाब की तस्वीर है माशाल्लाह। तो वो तो बिल्कुल अच्छा है, मतलब ऑन पेपर आपको लग रहा है जी बड़ा कलरफुल, उन्होंने बेशुमार प्रोजेक्ट्स को जो है उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया, बहुत जगह पे तख्ती लगा दिया, रिबन काट दिया, वो सब अपनी जगह। वैसे आप बतौर एक्सपर्ट क्या उनकी हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का स्कोर कार्ड देखते हैं इस मामले में? क्योंकि हम जैसे जब विजिट करते हैं, हमें लगता है कि जी पंजाब के बाज़ इलाकों में तरक्की है, बाज़ में नहीं है, बड़ा लॉपसाइडेड है, कुछ चीज़ों को सिर्फ मतलब खुदनुमाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है बाज़ प्रोजेक्ट्स को। जी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप लाहौर से जरा बाहर 10 मील छांगा मांगा चले जाएं, जो एक और वजह से बहुत मशहूर हुआ था, जी तो वहाँ आपको पीने का साफ पानी क्या, आपको ऐसी बदहाली नजर आएगी कि आप हैरान हो जाएंगे। तो एक ही शहर के अंदर सारा पैसा लगाए जाना, अंडरपास बनाना, उसके ऊपर ओवरहेड बनाना और ट्रैफिक फ्री बनाना, ये हालत है इंसानों की तवज्जो ना देने की कि कहीं पे उन्होंने फुटपाथ ही गायब कर दिए हैं। अब जब आप सिग्नल फ्री भी बना दे, गाड़ियां उठती हुई जा रही हों, तो गरीब लोग बेचारे कहाँ चलेंगे? तो पंजाब में बहुत डिस्पैरिटीज हैं इनकम की, वेल्थ की और इलाका वाइज भी। और कराची पे तो देख के बहुत अफसोस होता है कि वहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होता है, मगर उसकी हालत देखकर अब हर इंसान सोचता है कि ये पाकिस्तान को कम से कम अपने जो माली मामलात हैं उसकी तकसीम तो बेहतर करनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा मुझे एक मुख्तसर जवाब दे सके, हालांकि ये एक सवाल के भारी भरकम सवाल है कि पंजाब और सिंध के बजट्स में क्या आपको फ़र्क नज़र आया है? क्योंकि मुझे सेगमेंट रैप करना है, तो मैं चाहूँगा अगर मुझ इस पर हमें कुछ बता सकें। जी पंजाब के बजट में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसे हैं कि जो ज़्यादा खुद नुमाई के तरफ जाते हैं, जबकि सिंध में फिर भी मैंने देखा है कि उसमें जो हेल्थ के फंडिंग ज़्यादा है और बेहतरी की तरफ जो है वो ह्यूमन रिसोर्स की तरफ मुझे लगता है कि उनका रुझान ज़्यादा है। दुरुस्त, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकराम उल हक साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन लेते हैं वक्फे के बाद, जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ खैबर पख्तूनख्वा की बात करेंगे कि वहाँ पर बड़ा कहते हैं कि वसाइल न मिलने का शोर है, कितना दुरुस्त है पूछते हैं उनके जो मुशीर ख़जाना हैं, लेकिन वक्फे के बाद। तो जनाब प्रोग्राम के हिस्से में अब हम कुछ बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के बजट के मामलात के ऊपर और उसके हवाले से जो चैलेंजेस हैं वहाँ की हुकूमत को, उस पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मुजम्मिल असलम साहब, सूबाई हुकूमत के मुशीर ख़जाना हैं। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का, आप सफ़र में भी और फ़ोन पर भी हमारे साथ। आपको जो है वफाक से कहते हैं ना पूरे फंड ना मिलने की शिकायत है, तो इस शिकायत को दूर होने का कोई इम्कान नज़र आ रहा है? देखिए उसकी वजह यह है कि इम्कान इसलिए नहीं है कि वफाक जो है ऑलरेडी जो है बहुत खसारे में है और IMF प्रोग्राम में फंसा हुआ है। अच्छा, तो ये हमारी क्योंकि हुकूमत नहीं है, तो ये दूसरी एक वजह है, क्योंकि वफाक में तो PDM की हुकूमत है। हाँ। और हम PDM हालत, तो ओवरऑल जो है हमें इतनी कोई खास उम्मीद नहीं है। और जो सबसे बड़ा नुकसान इस पर हो गया मुझे हो गया जो वफाक में अपने जो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को 90 अरब रुपये कम मिलेंगे। उसके अलावा जो हमारे तरक्याती जो मर्ज कहते हैं उसके जो अखराजात जो इन्होंने कमिटमेंट किया हुआ था 70 अरब का, वो ऑथराइजेशन तो हो गई है उसकी, लेकिन आप एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि 30 तारीख तक वो रकम हमें पूरी मिलती है कि नहीं मिलती है। आप अंदाजा लगाएं कि पूरा साल गुजरने के बाद 11 महीने और 15 दिन गुजर गए और अभी तक हमें उसकी ऑथराइजेशन मिली है, कोई शक्ल नहीं दिखाई। अच्छा ये मुझे समझाएं कि NFC अवार्ड के तहत तो ज़ाहिर है कि हर सूबे की एलोकेशन हो गई है, तो उस रकम में भी कुछ मतलब आपको मिलने में रुकावट आती है, वो स्मूथली मिल रही है? NFC की रकम स्मूथली मिलती है। अच्छा, लेकिन जो है 3-4% कम दे रहे हैं। इस वक्त हमारा 42 अरब रुपए पेंडिंग है इस साल का। अच्छा, NFC में जितना सूबे के लिए हमारे लिए बनता था उससे 42 अरब रुपए कम मिला है इस साल का। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे एक और, ज़ाहिर है आपकी शिकायत अपनी जगह, लेकिन लोग सूबों से भी शिकायत करते हैं, और सिर्फ आप ही के सूबे से नहीं बाकी सूबों से भी, कि उनका पूरा इन्हिसार जो वफाक के ऊपर है, खुद सूबे अपने पैसे जनरेट करने के लिए जो है इतना चुस्ती का मुजाहरा नहीं करते जितना करना चाहिए। जी देखिए सर, बात यह है कि हमारी तो आप बात छोड़ दें, सिंध 75% वफाकी आमदनी पे गुजारा कर रहे हैं, 50-80%। तो 500 सूबा ऐसा है जो अपनी आमदनी पे चल रहा है। अभी तो ये 2-2, 5-5 अरब रुपए के लिए जो है ये बड़े सूबे जो है लड़ाई कर लेते हैं वफाक पे,
तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल मुनासिब बात ही नहीं है, क्योंकि एक तो खैबर पख्तूनख्वा जंगज़दा है और अभी से नहीं 2008 से आपको पता ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे कोई सनत नहीं आई उस वजह से, और तीसरा आपको पता है ना पोर्ट है ना यहाँ पे ज़राअत है, पंजाब की तरफ सिंध की तरफ पोर्ट और इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये तो आपको शिकायत पंजाब और सिंध से करनी चाहिए। नहीं, मैंने तो तमाम सूबों की बात की थी, मैंने कहा था इस तमाम सूबों के साथ शिकायत है, उसमें आप भी शामिल है। मैंने कहा आपकी तरफ से जवाब आ जाए। जी जी जी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा तो आपके पास सामने है ना कि इस वक्त जो वॉर एंड टेरर एक चल रही है पे, फिर दूसरा ये कि हम दूर हैं समुंदर से, हमारे पास ज़राअत नहीं है जिस तरह पंजाब के पास है, तो हमारी तो डिपेंडेंस बनती है। दूसरे बड़े सूबों की इतनी नहीं बनती, बल्कि उनको अपना हिस्सा कम करके इन दो छोटे सूबे जो है पंजाब और सिंध को जो है ये केपी और बलूचिस्तान, बल्कि मैं तो कहता हूँ गिलगित और कश्मीर को भी जो है ना उनका हक देना चाहिए। अभी भी उनको भी हक का मुनासिब हक नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरे ख्याल में ये अब गुफ्तगू शुरू हो गई है कि जी एनएफसी का जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया है सिर्फ आबादी पे नहीं होना चाहिए। फिर वो इंसेंटिव देता है कि जी आप पॉपुलेशन बढ़ा के दिखाएं, पॉपुलेशन को कंट्रोल ना करें। लेकिन खैर ये एक अलग बहस है। एक और है कि जी सिंध, पंजाब और आपके सूबे का बजट तो सामने आ गया है, फ्रेमवर्क में कोई ख़ास फ़र्क है इन तीनों सूबों के? क्या आपका तज़किया है? देखिए, मैं आज पंजाब में बजट के तो मोटी मोटी चीजें देखी, पंजाब पे तो नहीं कह सकता। सिंध के लिए सरकार जो है ना उनने खसारे का बजट दिया 2 साल, तो ये एक खिलाफ तवक्को चीज है। अब वो क्या वजह है, तरक्याती अखराजात उन्होंने ज्यादा कर दिए हैं, या जो प्रोजेक्ट वफाक उनको नहीं करके दे रहा तो अब वो उसको अपने खुद करने के लिए चाह रहे हैं। लेकिन ये है कि सिंध ने अपना खसारे का बजट दिया है, तो बलूचिस्तान का पता लग जाएगा, उनका तो हमने नहीं देखा। पंजाब ने जो है सरप्लस का बजट तो दिया है, लेकिन जितना होना चाहिए उस हिसाब से तो पंजाब बहुत पीछे है। अच्छा, वफाक ने वो जो आपके जमशुदा वो हैं अजला है पाटा जो हुआ करते थे, उसमें जो कंसेशन दिए हुए थे इंडस्ट्रीज़ को, वो विड्रॉ किए, कोई फ़र्क पड़ेगा उससे आप लोगों के यहाँ? मुश्किलात में इजाफा होगा आपके सूबे की? देखें, वो वफाक ने टैक्स लगा दिया है और चीफ मिनिस्टर ने तो साफ कह दिया था कि अभी आप ना लगाएं, पहले आप हालात को बेहतर करें। और वहाँ पे लोग बहुत गुर्बत में चले गए और वैसे ही कारोबार नहीं है। लेकिन वफाक ने उसके बावजूद लगा तो दिए, 18% पूरे पाकिस्तान में उनको 10% लगाया है। अब देखते हैं कि हमारे जो फाटा के और जो केपी के MNAs हैं वो भी असेंबली में इस पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो किस तरह शेपअप होता है, वफाक क्या करती है इस पर। लेकिन सूबे में जो है अभी फिलहाल जो स्टेटस को है उसी को बरकरार रखा है। दुरुस्त। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस बार कुछ चीज़ें नई हुई हैं, कि वो नई चीज़ों में ये भी कि IMF ने गालिबन सूबों को भी आप लोगों की रहनुमाई की कि बजट मेकिंग कैसे की जाए, कुछ आप लोगों के लिए शराइत रखी हैं। उसमें ज़रूरी टैक्स की जो बात है, आपके सूबे में मुश्किल होगा ये काम ज़रूरी टैक्स जमा करना, या वो एक अपहिल टास्क है, मतलब आसान? जो ज़रूरी टैक्स है वो तो आज से 6 महीने पहले नाफिज हो चुका है ना। नहीं, वो पैसे बड़े कम जमा हुए ना, 2 अरब रुपए आप लोगों ने सब तमाम सूबों ने मिलके जमा किए। जी सर, वो केपी में तो लैंड पार्सल्स बहुत छोटे छोटे हैं, 1-2 एकड़ के हैं। असल तो ये ज़रूरी टैक्स कलेक्शन की जो जगह है वो सिंध और पंजाब है। हमारे पास तो इतनी वसी पैमाने में ज़राअती नहीं है, और हमारे तो बहुत छोटे छोटे जैसे कितने लोगों के रकबे हैं, 2 एकड़ 3 एकड़, तो 85% से ज्यादा केपी का जो काश्तकार है वो तो वैसे ही एग्जम्प्ट हो गया है ये IMF में और जो ये फेडरल की पॉलिसी के हिसाब से। अच्छा, तो ये असल इम्तिहान है पंजाब का और सिंध का। अच्छा, तो केपी के लिए क्या इम्तिहान है IMF के पर्चे से? इम्तिहान ये है कि केपी ने अपने ओन सोर्स रेवेन्यू में 50% इजाफा किया, जो पाकिस्तान में किसी सूबाई या वफाकी हुकूमत ने नहीं किया। केपी ने अपने अखराजात को जो है कंट्रोल किया। केपी ने अपनी सर्विस लेवल डिलीवरी को बेहतरीन किया, सेहत कार्ड को वापस खोला है, और जो है अभी एजुकेशन इमरजेंसी लगाई है, तारीख की बुलंद तरीन ADP दी है, और उसके बावजूद जो है फिस्कल प्रूडेंस केपी के बजट में। अच्छा मुजम्मिल, ये भी बताइए मुजम्मिल साहब, वो ये कि जी वफाक का जो ज़ाहिर के वफाक ने कुछ टैक्सेस बढ़ाए हैं, इवन जो सोलर पैनल्स पे टैक्सेस लगा दिए हैं, ठीक है, हर उस पर मैं कहता हूँ कि इंसुलिन की सिरिंज से लेकर जो है बच्चों की ग़िज़ा तक, दूध पर, सब पे टैक्सेस में इजाफा हुआ है। किस तरह से देख रहे हैं आपका सूबा इस चीज़ को, कि कोई और रास्ता नहीं था? सिंध में जैसे हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी बहुत प्रोटेस्ट करी इस मामले के ऊपर, आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? देखिए सर, वफाक ने तो कोई अब टैक्स की जगह छोड़ी नहीं है।
अब वो चलते फिरते बनने में भी टैक्स लगाना शुरू हो गए। अब आप देखें ना, एक नया कार्बन टैक्स के नाम पे आ गया, सोलर टैक्स। आज से साल पहले प्राइम मिनिस्टर कहते थे सोलर इज द वे फॉरवर्ड, सोलर इज द नेम ऑफ द गेम, ठीक है ना। अब उन्होंने सोलर को भी उनको बुरा लगने लग गया। तो कोई इनकी पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं है, और जिसकी वजह से जो है ना, आप देख लेंगे शरह नमू भी हमारी बुरी तरीके से मुतासिर हुई है, 2.7%। वो भी जो है कोई एक पाकिस्तान में जो है मुफक्के हो गया, एक्सपर्ट हो गया, किसी ने उसको अप्रूव नहीं किया। सबने ये कहा कि उसमें 2 नंबरी है और वो जो है गलत है। तो बात ये कि ये वफाक की तो बजट की कोई डायरेक्शन ही नहीं है, और उसकी वजह से अब हमारे जैसे सूबे पे हमारे पे बहुत दबाव आ गया है, क्योंकि तरक्याती अखराजात वो नहीं कर पा रहे, तो अब सूबों को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। इसके अलावा जो सोशल वेलफेयर की स्कीमें हैं वो भी तमाम की तमाम जो है सूबों को अपनी तरफ जो है करनी पड़ रही है, क्योंकि वफाक के पास वो वाला पैसा नहीं रहा। मुजम्मिल साहब, जाते जाते ये और बताइए, कहा ही जा रहा था कि जी जो आपके सूबे का बजट होगा वो इमरान खान साहब जो है मंजूर करेंगे, लेकिन गालिबन ऐसा ना हो सका, आप लोगों ने खुद ही पेश कर दिया। नहीं, पेश करने का नहीं था, मंजूर होने से पहले उनको एक दफा जाके बताना है कि ये फाइनल शेप आ रहा है, उसमें कोई रद्द बदल होगा तो वो देंगे। तो वो अभी वो प्रोसेस होगा आप लोगों की तरफ से? जी, मुलाकात जो है होनी है। और मुलाकात में अगर यही सूरत हाल रही कि दिक्कत होती रही तो क्या करेंगे? तो पॉलिटिकल लीडरशिप फैसला करेगी, जो फैसला उनका होगा। मेरा काम तो बजट तक था। हाँ, आप तो टेक्निकल एस्पेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने अपनी जो लुब्बे-लुबाब पहले पिछले सेगमेंट में हम डॉक्टर इकराम उल हक साहब से भी बात कर रहे थे, वो ये कि जिस तरह वफाक के बजट में आपको जो है कोई नयापन नज़र नहीं आया, कोई नई सिमत नज़र नहीं आई, तो वही कमोबेश सूरत हाल हमारे सूबों की भी है कि वही पुराने जो हैं इतराज़ात आज भी कायम है, जो हम पता नहीं कितने बरस से सुन रहे हैं। और उसी तरह के वही मतलब है कि आप पंजाब का बजट ले लें, सिंध का ले लें, उसमें कोई मतलब है कि एक होता है ना कि कोई नई सिमत का आप की तरफ जा रहे हों, खुद इन्हिसारी की तरफ जा रहे हों, आप जो है मज़ीद डिवॉल्व कर रहे हो ताकत, फाइनेंशियल ताकत दे रहे हो आप अपने मतलब लोकल बॉडीज़ को, वो चीज़ें आपको होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। तो इसी के साथ आमिर ज़ै को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।